मॉर्निंग बच्चों। आज मैं अनुराधा पांडे मैथ टीचर आपको मैथ का फर्स्ट चैप्टर वैदिक गणित पढ़ाऊंगी जो क्लास 10th का है। ठीक है। वैदिक गणित, ये वैदिक गणित शब्द आया कहाँ से, ये इस नाम की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो आपको बता दें एक पुरी के शंकराचार्य थे जिनका नाम था स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ, जिन्होंने क्या किया, वेद ग्रंथों में जो उल्लेखित गणितीय सूत्र थे, वेद ग्रंथों में, किसमें, वेद ग्रंथों में जो गणितीय सूत्र थे उन्हीं सूत्र को वैदिक गणित का नाम दिया। तो अगर देखा जाए वैदिक गणित की खोज किसने की, तो वो थे स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ, जिन्होंने वेद ग्रंथों में जो गणितीय सूत्र या मंत्र थे उन्हीं को वैदिक गणित का नाम दिया। अब वैदिक गणित के यूज महत्व कह दिए जाए तो गणित में इसका बहुत ही महत्व है। इससे विद्यार्थी में एकाग्रता, स्मृति का विकास होता है, और इससे उनमें चिंतन मनन की करने की शक्ति का विकास भी होता है। अब इसको गणित में किस प्रकार लाया गया, आप सभी जानते हैं गणित की मूल संक्रियाएं। मूल संक्रियाएं कौन सी होती हैं? गणित की मूल संक्रिया जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, नाम आपको अजीब सा लग रहा होगा मूल संक्रिया, पर ये मूल संक्रिया होती कौन सी है, सब जानते हो। योग, व्यवकलन, गुणन और भाग। इन मूल संक्रियाओं को जब वैदिक विधि से हल किया गया तो वो क्या हो गया, मूल संक्रियाओं में वैदिक विधि का यूज हो गया। ठीक है। जैसे योग की को मूल वैदिक विधि से हल करने के लिए हम एक विधि यूज करते हैं जिसका नाम है एकाधिकेन पूर्वेण विधि, जिसको हम, और इसी तरह व्यवकलन संक्रिया को व्यवकलन की संक्रिया के लिए भी दो विधियां हैं। एक विधि है एकाधिकेन पूर्वेण और दूसरी है एक न्यूनेन पूर्वेण। पहले तो मूल संक्रियाओं को हमने कौन कौन सी है वो जान लेंगे। मूल संक्रियाएं हैं योग, व्यवकलन, गुणन और भाग। इनको वैदिक विधि से हल करने के लिए कई विधियां हैं। जैसे योग की तो सिर्फ एकमात्र विधि है एकाधिकेन पूर्वेण विधि। कौन सी है? एकाधिकेन पूर्वेण विधि। पर ये एक विधि ऐसी है जिसके द्वारा हम व्यवकलन भी कर सकते हैं और गुणन क्रिया भी कर सकते हैं। यानी व्यवकलन में भी ये एकाधिकेन पूर्वेण विधि को द्वारा हम व्यवकलन भी कर सकते हैं। इसकी दूसरी विधि है जो है एक न्यूनेन। अभी हम आपको डिटेल से बताएंगे कि ये एक न्यूनेन एकाधिकेन क्या होती है। एक न्यूनेन पूर्वेण
फिर गुणन की 4 विधियां हैं, इन चारों के बारे में पढ़ेंगे हम, जिसमें पहली विधि एकाधिकेन पूर्वेण, दूसरी एक न्यूनेन पूर्वेण। एकाधिकेन विधि एक ऐसी है जिसके द्वारा योग, व्यवकलन और गुणन तीनों ही संभव है। उसी तरह एक न्यूनेन पूर्वेण विधि है जिसके द्वारा हम व्यवकलन और गुणन कर सकते हैं। एक न्यूनेन पूर्वेण विधि। इसके अलावा एक विधि आती है निखिलम, शायद आपने 9th क्लास में पढ़ी भी होगी, निखिलम विधि। इस निखिलम विधि को 2 तरीके से किया जाता है, एक आधार और एक उपाधार के द्वारा। एक और विधि है ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम विधि, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। उसके अलावा भाग की भी संक्रियाएं हैं, जिसमें निखिलम जिसके द्वारा हम गुणा भी कर सकते हैं निखिलम के द्वारा, और भाग भी कर सकते हैं। निखिलम में 2 है अलग अलग, निखिलम आधार और निखिलम उपाधार। उसके आगे है परावर्त्य योजित। और एक और विधि है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के हिसाब से, ध्वजांक विधि, जो छोटी क्लासों से चलती आ रही है, 8th में भी थी, 9th में भी है और 10th में भी। और ये विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो अब हम इन विधियों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं योग की विधि एकमात्र विधि है, एकाधिकेन पूर्वेण विधि। व्यवकलन की, वैदिक विधियों की बात कर रहे हैं। ऐसे तो योग और कई तरीकों से किया जा सकता है, पर वैदिक विधि देखी जाए तो एकाधिकेन पूर्वेण विधि है। व्यवकलन में भी एकाधिकेन पूर्वेण विधि, एक न्यूनेन पूर्वेण विधि। गुणा करते समय हम इन चारों विधियों का प्रयोग कर सकते हैं, पर चारों विधियों का यूज करते समय हमें अलग अलग बातों का ध्यान रखना है, जो हम आपको डिटेल से पढ़ते वक्त बताएंगे। एकाधिकेन पूर्वेण विधि, एक न्यूनेन पूर्वेण, निखिलम, निखिलम में 2 आधार और उपाधार। उसके बाद ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम विधि, जो भी आपने पढ़ी है, ऊर्ध्व होता है सीधा और तिर्यक होता है क्रॉस में, इनका गुणा किया जाता है। ऊर्ध्व सीधा गुणा किया जाता है, तिर्यक क्रॉस में गुणा किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है निखिलम विधि, इसमें वही 2 आधार उपाधार, परावर्त्य योज्यते विधि, और उसके बाद है ध्वजांक विधि, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अब हम डिटेल से पढ़ते हैं एकाधिकेन विधि। चाहे तो आप एकाधिकेन विधि पहले योग पढ़ लें, फिर व्यवकलन, फिर गुणन, या एकाधिकेन विधि में ही हम सारी विधियों को एक साथ पढ़ लें। कैसे जोड़ा जाता है एकाधिकेन विधि से, कैसे घटाया जाता है और कैसे गुणा किया जाता है। पर एकाधिकेन पूर्वेण विधि से हमें उससे पहले भी एक शब्द जानना जरूरी है, एकाधिकेन। ये एकाधिकेन क्या है? एकाधिकेन छोटी क्लासों में भी था। एकाधिकेन क्या है? एक प्रकार का बिंदु है जो किसी संख्या के ऊपर लगा होता है। इसको हम उदाहरण के द्वारा देखते हैं। जैसे उदाहरण लिखा हमने, जैसे 7, उस पर एक बिंदु लगा हुआ है। ये बिंदु क्या कहलाता है? एकाधिकेन चिन्ह। एकाधिकेन चिन्ह का मतलब हमें 7 का एक अधिक करना है। 7 का एक अधिक क्या होता है? आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं 8, या 7 + 1 लिख के 8 लिख सकते हैं। इसी प्रकार मान लो हमें 23 का एकाधिक में 3 पर लगा हुआ है एकाधिक चिन्ह, मतलब हमें यहाँ किसका एकाधिक करना है? 3 का, और 3 का एकाधिक क्या हो जाएगा? 4। तो ये संख्या कितनी हो जाएगी? 24। इसी प्रकार से देखो एक संख्या और लिखा हमने 86, इसमें हमने दहाई अंक 8 पर एकाधिक का चिन्ह लगाया। किस पर? दहाई अंक 8 पर। अब हमें एकाधिक किसका करना है? इकाई अंक का नहीं। कुछ बच्चे कहते हैं 86 एक अधिक हो गया 87, जबकि ऐसा नहीं होगा। 86 का एक अधिक करना है, पर एकाधिक किसका करना है? इस 8 का। 8 का एकाधिक क्या हो जाएगा? 9। तो ये संख्या क्या हो जाएगी? 96। ये हो गया एकाधिक। अब एकाधिक विधि से हम जोड़ते कैसे हैं, गुणा कैसे करते हैं और घटाते कैसे? एकाधिकेन पूर्वेण
पूर्वेण द्वारा योग। इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे हमने उदाहरण लिया, ऐसे तो आप सभी जानते हैं योग हमेशा इकाई अंक से शुरू किया जाता है। योग को हमेशा हम इकाई अंक यानी पीछे से शुरू करते हैं। अब आपको इस एकाधिक्यन पूर्वेण विधि द्वारा योग करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है। योग हमेशा इकाई अंक के स्तंभ से शुरू होगा, फिर दहाई अंक के स्तंभ का योग होगा और फिर सैकड़े अंक के, और भी हो तो उसके आगे हो जाएगा। अब हमें यहाँ किस बात का ध्यान देना है, ऐसे नॉर्मल योग हम जब करते हैं तो पूरी लाइन को पूरे स्तंभ को एक साथ जोड़ देते हैं, जबकि यहाँ हमें ऐसा नहीं करना, हमें दो दो संख्या को लेके जोड़ना है। जैसे हमने 9 और 8 को जोड़ा, कितना हो गया 17, ठीक है 17, जो कि क्या है 10 से अधिक है। और जब भी 10 से अधिक संख्या हो जाए तो हम क्या करते हैं, उसकी पूर्व की संख्या पर एक अधिक का चिन्ह लगा देते हैं। ये 17 अंक क्या है 10 से बड़ा है, यानी हम क्या करेंगे, इस 8 के पास वाली संख्या 5 पर एक अधिक चिन्ह लगा देंगे। यानी अब ये 5 नहीं कहलाएगा, ये संख्या क्या हो गई 6 हो गई। अब पीछे क्या रह गया 7, 7 में हम इस 3 को और जोड़ देंगे, कितना हो गया 10, 10 भी है तो हम 10 का तो एकाधिक, 10 का एक अधिक कहाँ आ जाएगा 7 पर, और यहाँ क्या आ जाएगा 0। अब हम द्वितीय स्तंभ की टोटल करेंगे, योग करेंगे। ये है 8 और ये है 6, 8 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14, 14 10 से बड़ा है, 10 हो या 10 से बड़ा हो तब एकाधिक लगाना है, पर तो 10 से छोटा है तो ना एकाधिक लगेगा और ना ही उनको अलग किया जाएगा। जैसे हमने 8 और 6 14 किया, 14 के लिए यहाँ 4 पर एकाधिक आ गया, ठीक है, पीछे रह गया 4, 4 में हम क्या जोड़ेंगे, अब ये 7 नहीं है, ये क्या है 8 है, 8 को हम इस 4 में जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 12, जो कि क्या हुआ 10 से अधिक हुआ, और 10 से अधिक हुआ यानी पास वाली संख्या पर एक अधिक लग गया। यहाँ कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब इस तृतीय स्तंभ की हम टोटल करते हैं, 7 और 4 नहीं कहलाएगा, ये कितना हो गया 5, 7 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12, 12। अब यहाँ हमें एक अधिक लगाने के लिए पूर्व में कोई संख्या नहीं दी हुई, पूर्व में जब संख्या नहीं दी हुई है तो हम क्या करेंगे, एक शून्य लगाएंगे और उस पर एक अधिक लगा देंगे। अब ये एक तो चला गया, पीछे क्या रह गया 2, 2 में हम क्या करेंगे, इस संख्या को, ये संख्या कौन सी है 3 नहीं, ये संख्या क्या कहलाएगी 4 कहलाएगी, क्योंकि इस पर क्या लगा हुआ है एकाधिक। 4 और ये 2 जुड़ के कितने हो जाएंगे 6, और देखो यहाँ जोड़ा 4 और इस 2 को तो कितना हुआ 6, जो कि क्या है 10 से अधिक नहीं है, और जब 10 से अधिक नहीं हुआ तो यहाँ पर हमें शून्य भी नहीं लगाना है और उस पर एकाधिक भी नहीं लगाना है। अब इस लाइन की अगर हम टोटल कर ले तो यहाँ पर सिर्फ 1 आ जाएगा। इस प्रकार से हमें एकाधिक्यन विधि से योग करना है। एकाधिक्यन पूर्वेण विधि से योग करते समय आपको हमेशा ध्यान रखना है इकाई अंक से योग करना है। जोड़ते समय आपको ये ध्यान रखना है कि जब योग 10 या 10 से अधिक हो जाए तो पूर्व की संख्या पर एक अधिक का चिन्ह लगाना है, और अगले स्तंभ की टोटल करते समय उसको उस संख्या को 1 बढ़ाकर गिनना है। इसी तरह से अगर हम घटाते हैं एकाधिक्यन पूर्वेण विधि द्वारा घटाव करते हैं या व्यवकलन करते हैं, तो व्यवकलन करते समय भी देखो आपको 2 विधियां बताई है, एकाधिक्यन पूर्वेण और एक न्यूनेन पूर्वेण। एकाधिक्यन पूर्वेण द्वारा जब व्यवकलन करते हैं तो हमें उससे पहले एक बात और मालूम होनी चाहिए कि परमित्र अंक, परमित्र अंक क्या होता है। तो व्यवकलन करेंगे, अब व्यवकलन करते समय हमें ध्यान रखना है उससे पहले कि हमें जो व्यवकलन करना है उसमें परमित्र अंक का यूज लेना है। परमित्र अंक क्या होता है, परमित्र अंक, परमित्र अंक ऐसे 2 अंक होते हैं जिनका योग 10 होता है। जैसे हमने लिखा 2 का परमित्र अंक,
मतलब हमें 2 में ऐसी संख्या जोड़नी है जिससे क्या हो जाए, इसका योग 10 हो जाए। तो 2 का परमित्रांक क्या कहलाएगा, 8 कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 8। इसी तरह अगर हम मान लें 7 का परमित्रांक, तो वो कितना हो जाएगा, 3। 7 और 3 को जब जोड़ेंगे तो उनका योग कितना होगा, 10 होगा। इसलिए 7 का परमित्रांक कितना हो जाएगा, 3। आपको याद रखना है कि परमित्रांक वे अंक होते हैं जिनका योग 10 हो जाए, वे आपस में परमित्रांक होते हैं। अगर इसी में रिवर्स पूछ ले कि 8 का परमित्रांक तो 2, अगर 3 का परमित्रांक पूछ ले तो वो कितना होगा, 7। अब व्यवकलन करते हैं, एक उदाहरण लेके समझेंगे। उदाहरण लेके समझेंगे। आपको व्यवकलन घटाते समय आपको पता है कि ऊपर वाली संख्या बड़ी होती है और नीचे वाली संख्या छोटी होती है, परंतु कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नीचे वाली संख्या बड़ी हो जाती है और ऊपर वाली संख्या छोटी हो जाती है। उस स्थिति में हमें क्या करना है, किस तरह से घटाना है। देखो जैसे यहाँ लिखा है 3 और 8, ऊपर वाली संख्या छोटी है और नीचे वाली संख्या बड़ी है। 8 में से 3 में से 8 नहीं घट सकता। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 8 में से 3 घटाया यहाँ 5 लिख दिया, जबकि ये पॉसिबल नहीं। हमेशा ही ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या घटाई जाती है, परंतु ये 3 8 से छोटा है, इससे नहीं घटेगा। तो आप क्या करते हो, नॉर्मल घटाते हो तो उसमें क्या करते हो, पास वाले से उधार मांगते हो। यहाँ हमें उधार नहीं मानना है, क्योंकि हमें विधि कौन सी लगानी है, एकाधिकेन पूर्वेण विधि। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस 8 का नीचे वाली संख्या का क्या लेंगे, परमित्र अंक, और उस परमित्र अंक को हम ऊपर वाली संख्या में जोड़ देंगे। जिस तरह से हमने देखो 8 का परमित्र अंक कितना होगा, 2। 8 का परमित्र अंक कितना हुआ, 2। 2 को हमने क्या किया, इस 3 में जोड़ दिया, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 5। अब हमने 8 का परमित्र अंक लिया है ना, तो इसके पास वाली संख्या पर क्या आ जाएगा, एकाधिकेन का चिन्ह आ जाएगा। इसीलिए इसको एकाधिकेन पूर्वेण कहते हैं, पूर्व की संख्या पर एक अधिक का चिन्ह। अब ये संख्या क्या कहलाएगी, 8 कहलाएगी। ठीक है, अब फिर से 8 का परमित्र अंक लेंगे। 8 का परमित्र अंक कितना, 2। 2 को हम किस में जोड़ेंगे, जरूरी नहीं है कि हर बार 8 ही आ रहा हो सकता है यहाँ 6 आ रहा हो, कुछ और आ रहा हो, 7 आ रहा हो या 9 आ रहा हो, तो वो उसके हिसाब से परमित्र अंक होगा। इस सवाल में दोनों जगह 8 आ गया। 8 का परमित्र अंक 2। 2 को जब 5 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। इसका हमने परमित्र अंक लिया था, तो हम इस पर क्या करेंगे, एकाधिक का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, अब ये संख्या क्या कहलाएगी, 3 नहीं हो गई, ये कितनी हो गई, 4। परंतु 4 इस 7 में से घट सकती है। 7 बड़ी संख्या है और 4 क्या है, छोटी संख्या। 7 में से 4 घट गए, कितने बच गए, 3। ठीक है, अब देखो हमने क्या इस 4 का परमित्र अंक लिया था। आप सोच रहे होंगे लिखा हुआ तो 3 है, मैम बोल रही है 4। ये 4 ही है बच्चों, क्योंकि हमने इस पर क्या लगा रखा है, एकाधिक का चिन्ह लगा रखा है। यानी ये संख्या कितनी है, 4। 7 में से 4 घट गए तो कितना आ गया, 3 आ गया। जब हमने इस 4 का परमित्र अंक नहीं लिया तो हम इसके पास वाली संख्या पर एकाधिक का चिन्ह नहीं लगाएंगे। एकाधिक का चिन्ह तभी लगता है जब उस संख्या का परमित्र अंक लिया तो उसकी पूर्व संख्या पर एकाधिक का चिन्ह लगता है। अब हमें इसको घटाना है। 8 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 7। ठीक है, तो ये थी एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा व्यवकलन करने की विधि। इस विधि में आपको क्या करना है, व्यवकलन में कि घटाना है। घटाते समय आपको ध्यान रखना है कि यदि ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या नहीं घट रही है तो हमें नीचे वाली संख्या का परमित्र अंक लेना है और पूर्व वाली संख्या पर एकाधिक का चिन्ह लगाना है, यही। और यदि परमित्र अंक नहीं लिया जाता है तो पूर्व वाली संख्या पर एकाधिक का चिन्ह भी नहीं लगेगा। उसके अलावा अभी हम नॉर्मल बोल रहे हैं, ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या, हालांकि ऊपर वाली संख्या को क्या बोलते हैं, वियोज्य। कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता ये वियोज्य क्या है, इसीलिए हमने बोला ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या क्या कहलाती है, जिसमें से घटाया जाता है वो वियोज्य होता है और जिसको घटाया जाता है वो क्या कहलाता है, वियोजक। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा
गुणा। गुणा करते समय एकाधिकन पूर्वेण विधि द्वारा आपको ध्यान रखना है कि जो गुणा किया जाता है एकाधिकन पूर्वेण विधि द्वारा, उसमें जो चरम अंक होते हैं उनका योग जो है, चरम अंक क्या होते हैं वो भी अभी आपको पता चल जाएगा, और शेष अंक क्या होते हैं, समान। और चरम अंकों का योग कितना होता है, 10 हो या 100 हो या 1000 हो, हमेशा 10 की घात में होना चाहिए। एकाधिकन पूर्वेण विधि द्वारा एकाधिकन पूर्वेण विधि द्वारा गुणा करते हैं। इसमें सिर्फ 2 संख्याओं का गुणा किया जा सकता है। अब गुणा करते समय आपको ये बात ध्यान रखनी है, हर तरह का गुणा इस विधि से नहीं होगा। इसमें गुणा वही होगा जिसके चरम अंकों का योग कितना हो, 10 हो, 100 हो या 1000 हो। जैसे हमने गुणा किया 83 इंटू 87, ठीक है, उदाहरण है ये एक, 83 इंटू 87, ठीक है। अब हमें इसे गुणा करना है, पर हमने ऐसी ही संख्या चुनकर क्यों लिखी, देखो हमें ऐसी संख्या से ही गुणा कर सकते हैं जिसका चरम अंक, पीछे वाले अंकों का योग कितना हो, चरम अंकों का योग या तो 10 हो या 100 हो या 1000 हो। इस उदाहरण में हमने जो लिया उसमें इनका योग कितना है, 3 और 7 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 10, यानी चरम अंकों का योग कितना है, 10 है। और बाकी बचे अंक जो है वो क्या है, सेम होने चाहिए। ये मेन बात है कि ये नहीं कि यहाँ 7 है या 8 हो जाए या 9 हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। शेष अंक बिल्कुल सेम होने चाहिए और चरम अंकों का योग या तो 10 या 100 या 1000 होना चाहिए। अब हम इसको गुणा कैसे करेंगे, इसमें 2 पक्ष होते हैं, एक होता है वाम पक्ष और एक होता है दक्षिण पक्ष, ठीक है। वाम पक्ष में जो है वो क्या आती है, जो शेष अंक है, शेष अंक कितना है, चरम अंक को हटा दो, उसके बाद शेष अंक कितना बचा, ये चरम अंक थे, ये कौन से अंक थे, चरम अंक। चरम अंकों का योग कितना था, 10, शेष अंक क्या बचा, 8। दोनों ही संख्याओं में शेष अंक कौन सा है, 8। अब हमें इसको एक फॉर्मूला मान लो या आप कैसे भी याद कर सकते हो, शेष अंक इंटू उसका एकाधिक, और इधर आ जाएगा चरम अंकों का गुणा। ठीक है, अब चरम अंक आपको बता दिया हमने क्या है, 3 और 7। शेष अंक कौन सा बचा, 8, जो दोनों ही संख्याओं में समान होना चाहिए। अगर अलग है तो ये विधि इसमें नहीं लग सकती। कौन सी, एकाधिकन पूर्वेण द्वारा गुणा नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब चरम शेष अंक कितना है, 8 इंटू क्या लिखा है उसका एकाधिक, यानी 8 का एकाधिक क्या हो जाएगा, आप चाहो तो एक बार ऐसे चिन्ह लगा सकते हो एकाधिक का, या डायरेक्ट 9 भी लिख सकते हो, ठीक है। इधर आ जाएगा चरम अंकों का गुणा। चरम अंक कौन से, 3 और 7, इनको गुणा करना है। एक मेन बात और, दक्षिण पक्ष में उतने ही अंक होंगे जितने 0 है उसका डबल कर दो। जैसे यहाँ 0 कितना है, 1 है, तो यहाँ जो आंसर आएगा उसमें अंक कितने होने चाहिए, उसके डबल, 2 अंक होने चाहिए। 0 तो 1 है पर अंक कितने होने चाहिए, डबल होने चाहिए। अगर यहाँ मान लो 100 होता, 0 कितने हो गए, 2, तो यहाँ अंक कितने आने चाहिए थे, 4, परंतु यहाँ हमें क्या है, 0 1 ही है, यानी इस भाग में 2 अंक आने चाहिए। जैसे यहाँ हमने लिखा 8 इंटू 8 का एकाधिक कितना होगा, 9, एकाधिक 9 हो जाएगा। और इधर 7 को 3 से गुणा किया, 21। अब 8 को 9 से गुणा करना है, कितना हो जाएगा, 72 गुणा 21, ठीक है। अब ये वाम पक्ष था और ये दक्षिण पक्ष था। मेन बात क्या है, दक्षिण पक्ष में कितने अंक होने चाहिए, दक्षिण पक्ष में जितने 0 हैं उसको डबल कर दो। 0 1 है तो अंक कितने होंगे, 2, 0 2 है तो अंक कितने हो जाएंगे, 4, और 0 3 है तो अंक कितने हो जाएंगे, 6। अब हमने इसको यहाँ तो ऑलरेडी कितने अंक है, 2 अंक है, इकाई अंक और
2.5 अंक, तो हमें इसको कुछ करना नहीं है। मान लीजिए यहाँ केवल एक ही अंक आता, जैसे 9 आ जाता यहाँ, तो अंक हमें कितने चाहिए? 2। एक अंक कम पड़ रहा है तो हम इसके आगे क्या लगा सकते थे? 0। पर यहाँ 21 है जिसमें 2 अंक है, इकाई और दहाई। हमें कुछ नहीं करना, इसके गुणनफल कितना आ जाएगा? 7221। किसका गुणनफल है? 83 और 87 का गुणा है। इसका गुणा मौखिक रूप से भी आप कर सकते हो कि आगे वाले वाम पक्ष में 8 और 9 को गुणा करना है और दक्षिण पक्ष में चरम अंकों का गुणा करना है। 7 और 3 को 21 हो गया, आगे 72 हो गया, दोनों को मिला के 72 21 लिख दिया। आज हमने जो पढ़ा इसमें एकाधिकरण विधि से हमने जोड़ना, घटाना और गुणा करना सीखा। अगर आपको पढ़ाया हुआ ये अच्छा लगा, समझ में आया, तो आप इस अपेक्स के इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाएं। थैंक यू, धन्यवाद।